दोस्तों, सच्चाई आतंकवाद की इस विषय पर मैं आप लोग के सामने आज कुछ सच्चाई पेश करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आतंकवाद हमारे देश में एक बहुत ही ज्वलंत विषय बन चुका है और है, लेकिन जितना ज्वलंत वो विषय नहीं, उससे ज़्यादा वो पॉलिटिकल विषय बन गया हमारे देश में। जिस सरकार के राज में आतंकवाद होता है, उन्हें शर्म तो आती नहीं है कि हमारे राज्य में ऐसा हुआ। उल्टा वो उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम थोपते हैं और कुछ कम्युनिटीज़ को टारगेट कर कर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत है। शर्म तो हमें उन्हें आनी चाहिए कि उनके राज्य में आतंकवाद हमला हुआ है, ये जिम्मेदारी उनकी है। वे नहीं संभाल पाए आतंकवादी हमलों को और ऊपर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोग के सामने वो सारी सच्चाई बताऊंगा कि 77 सालों में कितने आतंकवादी हमले हुए और किसके राज में हुए। लेकिन उससे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। इसके अलावा मैं किसी दूसरे पीएम का कोई खास चेला कभी बना ही नहीं। तो इन सारी बातों के साथ मैं शुरुआत करता हूं सच्चाई आतंकवाद की। 77 सालों के भारत के स्वतंत्रता इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 54 या 55 वर्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा। लेकिन उन 54-55 सालों में सबसे कम आतंकवादी हमले हमारे देश में हुए। सिर्फ दो आतंकवादी हमले हुए। ये सच्चाई है। इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। और मैं चाहता हूं आप गूगल कीजिए, आप थोड़ा अभ्यास कीजिए और देखिए क्या सच्चाई क्या है। इसके विपरीत बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है, उन्होंने 17 या 18 साल इस देश पर राज किया और जितने साल राज किया उतने ही आतंकवादी हमले उनके राज्य में हुए। 17-18 हुए और वही लोग आतंकवाद को लेकर पॉलिटिक्स करते। ये बहुत ही दुख की बात है। सबसे पहला आतंकवादी हमला ही हमारे देश में, या घटना आतंकवाद की, हमला ना कहे उसे, एक इंसिडेंस था वो 1989 में, 1979 में हुआ था। उस वक्त बीजेपी और जनता दल, इनकी संयुक्त सरकार थी, नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा जिसका नाम था। तो जैसे वो सरकार सत्ता में आई, तालिबानी आतंकियों ने उस वक्त के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर की बेटी को अगवा कर लिया और सरकार के सामने शर्त रखी, अगर आप इसे छुड़वाना चाहते तो 5 खुकार आतंकी जो कैद है आपकी जेल में, जो कांग्रेस के राज में उन्हें कैद किया गया था, उन 5 आतंकियों को आप छोड़ दें। और भारत ने उन्हें छोड़ दिया। यानी कांग्रेस ने उन आतंकियों को पकड़ के जेल में डाला था और ये बीजेपी और वो जनता दल के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। ये सबसे पहला इंसिडेंस हमारे देश का। दूसरा आतंकी घटना 1991 यानी 1991 में जो सबसे बड़ा आतंकी हमला देश में हुआ। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री को ही उनकी हत्या कर दी गई चुनाव के दौरान, चुनाव रैली के दरमियान। सत्ता भी उन्हीं की थी, बीजेपी जनता दल की, लेकिन चुनाव के चलते ये मौका पाकर जिन आतंकियों ने हमला किया, वो कोई कश्मीरी आतंकी नहीं थे, कोई मुसलमान नहीं थे, कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, वे हिंदू आतंकवादी थे, लिट्टे इस संगठन के। और हम सब जानते हैं लिट्टे इस संगठन को बीजेपी और आरएसएस वाले छुपा समर्थन देते आए या देते थे उस समय। और क्योंकि राजीव गांधी ने उस लिट्टे को समाप्त कर दिया श्रीलंका में जाकर उनके खिलाफ युद्ध करके, इसलिए उनकी हत्या करवाई गई। तो राजीव गांधी आतंकवाद के खिलाफ लड़े और आतंकवादियों ने उन्हें खत्म कर दिया।
इससे बड़ा और विडंबन क्या हो सकता है इस देश में। खैर, राजीव गांधी के बाद वो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। वो नरसिम्हा राव कहने को तो कांग्रेस ही थे, लेकिन वो प्रो बीजेपी थे, यानी वो बीजेपी के ही समर्थक थे, अटल बिहारी वाजपेयी के खास दोस्त थे। और उन्होंने बीजेपी को इतना बढ़ावा दिया अपने राज में कि आज बीजेपी इस लेवल तक पहुंची है। ये उनकी मेहरबानी है, नरसिम्हा राव की। उस नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 में एक आतंकवादी हमला हुआ, कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए भारत में। उसका भी कारण बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी वाले ने 1991 या 90 में वो बाबरी मस्जिद गिराई थी, और इसीलिए कुछ लोगों ने, कुछ आतंकवादियों ने उसका बदला लेने के लिए वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे भारत में, और बहुत सारे दंगे करवाए थे। खैर, नरसिम्हा राव के 5 साल के काल में उसने इतना बीजेपी को सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाया कि उनके बाद बीजेपी की सरकार इस देश में आई, सिर्फ 2 साल के लिए, 96 से लेकर 98 तक, शायद 1996 से 98, और उसके बाद 98 से लेकर फिर और अगले 5 साल। उन 5-6 सालों में जब वाजपेयी इस देश की या बीजेपी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा आतंकी हमले इस देश में हुए। शुरुआती वहीं से हो गया आतंकी हमले के। पहले तो आतंकी घटनाएं होती थी, हमले शुरू होने हो गए उस वक्त से, जब हमारी संसद, जो हमारे देश का सर्वोच्च मान है, उस संसद पर ही हमला हुआ बीजेपी वाजपेयी के राज में। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ उन्हीं के राज में। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से उसी 1999 में। और भी बहुत सारे हो गए बीजेपी के उस वाजपेयी काल में। वाजपेयी के बाद फिर मनमोहन सिंह की सरकार इस देश में आई 2004 में, और 2008 तक सब कुछ शांत था, यहाँ कोई आतंकी हमला हुआ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 2008 में मुंबई में कई जगहों पर आतंकी हमले हुए। AK-47 बड़े बड़े राइफलों से लोगों को भुना गया, लोगों को मारा गया। और उसमें एक खास बात है, 3-4 बड़े बड़े पुलिस अफसर, जो बड़े बड़े अधिकारी थे मुंबई पुलिस के, उनकी हत्या की गई। जो हिंदूवादी संगठन के जो आतंकवादी थे, उनका केस वो हैंडल कर रहे थे, यानी जो आतंकवादियों को सजा देने वाले थे, उन्हीं के आतंकवादियों ने हल्ला कर दी, हम हत्या कर दी। ये इससे बड़ा और शर्मनाक बात हो क्या सकती है। और उस बात को लेकर ये लोग उस हमले का ही आजकल जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे पहलगाम हमले को लेकर, उसी 2008 के बारे में सब कुछ बात करते ये लोग कि उस वक्त कितने, तब क्यों चुप थे कोई, वो बात तो अलग है। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी और बीजेपी की सरकार देश में आई, भारत के इतिहास में आज तक जितने हुए उससे उतने हमले, आतंकी हमले भारत में हुए मोदी के राज में। बड़े बड़े हमले, पुलवामा हमला जिसमें हमारे नौजवान RDX से उड़ा दिए गए, उरी हमला, अमरनाथ हमला, पठानकोट हमला, पहलगाम हमला, न जाने कितने, मतलब 10 सालों में कम से कम हर साल कोई ना कोई आतंकी हमला होता। इससे ज़्यादा हमले आज तक कभी भारत में नहीं होते, हमारे देश में नहीं होते, जितने इस मोदी कार्यकाल में हुए। और यही लोग आतंकवाद को रोकना तो दूर, ये उल्टा आतंकवाद का इशू बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे। कितनी घटिया बात है ये हमारे देश के लिए। और आज जब पहलगाम हमले के बारे में हम लोग ये सब बातें कह रहे, लोगों को उछाल रहे, लोगों के सामने वो इशू ला रहे, तो ये वो 2008 वाले हमले की बात करते। 2008 में इतना, तब तुम लोग चुप क्यों बैठे थे? 196 लोग मारे गए थे, तब उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? दोस्तों, हम हर आतंकी हमले की निंदा करते हैं और करनी भी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार हो। आतंकवाद का कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। लेकिन 2008 में जो आतंकी हमले हुए, उन सारे आतंकियों को सजा मिल गई, उन पर मुकदमे चले, कुछ लोगों को जेल में डाला गया, अजमल कसाब को फांसी दी गई। इतना ही नहीं, उस वक्त जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उन्होंने इस्तीफा दिया। यानी उस सरकार को शर्म आई कि ये जो हमारे राज्य में हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ,
और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ जो भी उनसे हो सकता था वो सारे कदम उन्होंने उठाए। और वही एक आतंकवादी है जिसको अंजाम तक पहुंचाया गया, उसका वर्डिक्ट दिया गया है। वरना आज तक जितने अभी पुलवामा हमला 2019 में हुआ था, उसका आज तक कुछ पता नहीं। पहलगाम हमला को आज 20 दिन हुए, उसका आज तक कुछ किसने मारा। हम पाकिस्तान से युद्ध करें, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने 26 हमारे देशवासियों को मारा वो आतंकी हमारे दुश्मन है, तो उनको ढूंढकर मारने में हमें खुशी होगी। युद्ध करना कि युद्ध करके पाकिस्तान से छोटा मोटा झूठा युद्ध करके उससे कोई हासिल होने वाला, और युद्ध के बाद भी उसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना। दूसरी बात है दोस्तों, यही बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे अमित शाह या वो योगी, वो लोगों को भड़काते हैं कि अब दोबारा जब आएंगे मोदी जी चुनकर तो देखना पीओके हमारे हाथ में होगा। दोस्तों, पीओके या हमारा कश्मीर, इसका मसला कुछ और ही है, इसकी सच्चाई कुछ और है। 1947 में जब हमारा भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो कश्मीर के राजा ने कहा कि ना हमें पाकिस्तान के साथ जाना है ना भारत के साथ जाना है, हमें भी आज़ादी चाहिए, हम एक स्वतंत्र मुल्क रहना चाहते। और उनकी वो मांग पूरी कर दी गई। कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था, हमारे देश का हिस्सा नहीं था 1947 में, वो स्वतंत्र देश बन गया था और हमने भी उसे ध्यान दिया नहीं, हमने उस पर कभी ध्यान दिया नहीं। लेकिन जैसे कश्मीर स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तानियों ने उन पर हमला किया हड़पने के लिए, कश्मीर को अपने पास लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कुछ ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब वो कश्मीर का राजा भारत के पास आया और विनती किया कि हमें बचा लो पाकिस्तान से, फिर उस नेहरू सरकार ने सेना भेजकर उन पाकिस्तान को इतना जोर से खदेड़ा कि कश्मीर से बाहर छोड़ो, इस्लामाबाद के बाहर भी उन्हें फेंक दिया जाके। इतना ही नहीं, जो कश्मीर पहले स्वतंत्र जो हमारा भागना था उसको अपना हमारे देश का हिस्सा बना लिया। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। जो कभी हमारा पार्ट ही नहीं था, जो कश्मीर स्वतंत्र था, उस कश्मीर को हमने अपने हिस्से में भारत का एक भाग बना लिया। और फिर भी ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में हमला किया और इन्होंने सीज फायर किया, और सीज फायर किया इसलिए पीओके हमारे हाथ से निकल गया। दोस्तों, पीओके ये सिर्फ 25% पार्ट है, हमारा कश्मीर 75%। बहुत बड़ा कश्मीर हमारे पास है, छोटा सा उधर है। उसका भी एक कारण है, वो जो कश्मीर है पीओके, जब ये मसला यूएनओ में चलेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, तो पाकिस्तान के लोग जो पैरवी कर रहे थे कश्मीरों की, खासकर कश्मीरी मुसलमानों की, तो उन्होंने कहा हमारा पार्टीशन, हमारा बंटवारा इस बात पर हुआ है कि जिस जगह पर मुसलमान ज़्यादा है वो भाग पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन सबसे मजे की बात है कि हमारे कश्मीर में मेजॉरिटी थी मुसलमानों की, लेकिन उतने ही हिंदू भी थे। यानी मुसलमान सिर्फ 60 या 65% से 35-40% हिंदू भी थे। कश्मीरी पंडित थे, डोगरा थे, सिख थे, बड़े पैमाने में हिंदू भी रहते थे। तो वो उनका फेल हो गया। लेकिन वो पीओक्यू, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ 99% या 100% कहिए मुसलमान थे, इसलिए वो छोटा सा भाग उन्हें दिया गया। अब जो ये कहते हैं कि हम उसे लेकर रहेंगे, वो इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ हमें ठग रहे, आपको बेवकूफ़ बना रहे। ये एक ही बात हो सकता है, अगर पीओके के लोग खुद ये कहे कि हम पाकिस्तान से तंग आ गए, और वैसे भी सचमुच वो तंग आ गए, लेकिन उनमें बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन अगर किसी ने उनको सपोर्ट किया और वो इस बात को राजी हुए कि हमें भारत के साथ, तो यूनो में जाकर हम इस कश्मीर को अपने साथ ले सकते पीओके को। वरना सिर्फ युद्ध करके और ऐसा करके तो बाप जन्म में भाई कभी कोई पीओके को अपने साथ नहीं ले सकता। वो एक झूठा पॉलिटिकल जुमला है जो ये लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती कर, जितनी सच्चाई मैंने आपको बताई आतंकवाद को लेकर, उसकी आप पड़ताल कर सकते हैं, सच्चाई उसमें क्या है या मैंने कुछ झूठ बोला है। सारा अभ्यास करके मैंने सब कुछ बताया और आपके सामने सच्चाई रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।